Public School welcomes you. Myself Sandeep Narai, your political science teacher. We are studying about lesson 7 federalism. Last topic we discussed meaning and types of federalism. Our next topic is distribution of power in Indian federalism. वैसे तो हम इंडियन फेडरलिज्म की क्या काफ़ी फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल के अंदर क्या है, इन पावर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया के अंदर, जिसके कारण इसको फेडरल कहा जाता है, तो उसके बारे में पूछा जाता है। तो इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है, यानी इंडियन के अंदर जो लिस्ट है, लिस्ट का मतलब जो सब्जेक्ट्स हैं, जो आइटम्स हैं, जिनके अकॉर्डिंग क्या है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, क्या लॉज बनाती है कि कौन से आइटम या सब्जेक्ट आपके एरिया में आते हैं या आपके अंडर में आते हैं, कौन से स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 लिस्ट बनाई गई है। 4th लिस्ट भी है, 4th लेकिन लिस्ट के अंदर कोई आइटम्स नहीं है, अभी बताया जाएगा। तो ये 3 आइटम्स बनाए गए, 3 लिस्ट बनाई गई हैं, और ये लिस्ट क्या है चेंजेस भी हुए, काफ़ी बार समय समय पर क्या है चेंजेस होती रहती है। तो फर्स्ट है द यूनियन लिस्ट, द सेंट्रल लिस्ट भी आप इसको बोल सकते हो, यानी केंद्र सूची हिंदी के अंदर अगर बात करें। तो अब की अगर बात करें तो इसके अंदर 97 सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट, यानी हमारी जो लिस्ट है उसके अंदर 97 सब्जेक्ट रखे गए हैं कि इनके ऊपर जो लॉज वगैरह बनाए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाएंगे। जब 1950 के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो चुका था, तो उस समय क्या है 92 आइटम्स और सब्जेक्ट इसके अंदर थे, लेकिन ये धीरे धीरे काफ़ी बार चेंज करने के बाद, अमेंडमेंट के बाद इसको क्या है 97 तक ये क्या है आ चुके हैं। टोटल में 98 है, लेकिन इसमें से 1 जो है 92 और 92 का इसी पार्ट है, जो 92 है उसको रिमूव कर दिया गया है अमेंडमेंट 101 के तहत। तो इसलिए अब ये 97 हो चुके हैं, एक बार ये 98 से भी ऊपर जा चुके थे। तो अब क्या है, अगर एट प्रेजेंट पूछा जाए कि यूनियन लिस्ट के अंदर आपके कितने सब्जेक्ट्स या आइटम हैं, तो 97 है। हो सकता है किसी बुक में ये क्या है 96 लिखे हों, किसी में 95 लिखे हों, तो अपडेटिंग के हिसाब से ये क्या है 97 सब्जेक्ट्स हैं। इसके ऊपर जो ये आइटम्स और सब्जेक्ट हैं, इनके ऊपर लॉ बनाने का राइट सिर्फ और सिर्फ किसको को है, यूनियन गवर्नमेंट को है, यानी स्टेट गवर्नमेंट इसके अंदर कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती। सिर्फ क्या है हमारी यूनियन गवर्नमेंट, यानी सेंटर की जो गवर्नमेंट होती है, जैसे कि हमारी पार्लियामेंट है, तो उसी को क्या है इसके ऊपर क्या है लॉज वगैरह बनाने की क्या है परमिशन मिली हुई है, वो इसी के अंडर में आते हैं। तो एग्जाम्पल, वैसे 2 एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं, मैक्सिमम 2 ही एग्जाम्पल पूछते हैं कि यूनियन लिस्ट के कोई 2 एग्जाम्पल बताएं, या आपको ऐसे आ जाएगा कि डिफेंस कौन सी लिस्ट में होता है, तो द यूनियन लिस्ट। तो इसके काफ़ी एग्जाम्पल, जो फेमस एग्जाम्पल है रेलवेज, डिफेंस, करेंसीज, फॉरेन अफेयर, पोस्ट, टेलीग्राम, यानी कम्युनिकेशन आप बोल सकते हो, संचार के जितने भी हैं। तो ये सारे के सारे क्या है किसके अंदर आते हैं, यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं। तो इस तरह के 97 आइटम्स आते हैं, जिसमें मैंने 4 या 5 के आसपास आपको एग्जाम्पल्स बताए हैं। नेक्स्ट है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में क्या है, अब 59 सब्जेक्ट्स हैं। अब कितने हैं 59 सब्जेक्ट्स हैं। जब स्टार्टिंग थी यानी 1950 में हमारी स्टेट लिस्ट के अंदर क्या है 66 सब्जेक्ट रखे गए थे, लेकिन अब ये 7 के आसपास कम हो चुके हैं। अभी जो 101 अमेंडमेंट हमारा पास हुआ था 2016 में, उसमें 52 और 55 दोनों को रिमूव कर दिया गया, दोनों अमेंडमेंट को इससे रिमूव करके उसको किसके अंदर शामिल किया गया, कॉन्क्रीट लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। ठीक है, ख़त्म नहीं किया गया, इनको डिलीट नहीं किया गया, रिमूव किया गया, सॉरी। ठीक है, तो इसको रिमूव कर दिया गया यहाँ से और कॉन्क्रीट लिस्ट के अंदर शामिल कर दिया गया था। तो ये क्या है 66 थे, अब कितने आइटम्स 59। तो आपको एट प्रेजेंट के बताने हैं अब कितने थे 59 सब्जेक्ट्स हैं, और इनके ऊपर जो लॉज वगैरह बनाने का राइट किसको है, स्टेट गवर्नमेंट को है। ठीक है, ये कम क्यों होते हैं, क्योंकि राज्यसभा जो हमारी है उसके पास ये पावर है कि वो किसी भी हमारे जो स्टेट लिस्ट के अंदर कोई भी जो आइटम्स या सब्जेक्ट है उसको ये लगे कि इसके ऊपर नेशनल लेवल की जरूरत है, तो वो इसको रिमूव करके या तो सेंट्रल लिस्ट के अंदर डाल सकता है या कॉन्क्रीट लिस्ट के अंदर क्या है डाल सकती है। अब स्टेट गवर्नमेंट तो इनके ऊपर काम करना, वैसे तो ये फ्री है स्टेट इनके ऊपर काम करने के लिए, लेकिन फिर भी ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि स्टेट गवर्नमेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो किसके अगेंस्ट जाता हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाता हो। यानी ये जो 59 आइटम्स हैं, इन 59 आइटम में से भी या 59 सब्जेक्ट में से भी स्टेट गवर्नमेंट कोई भी ऐसा इशू खड़ा नहीं करेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाता हो। तो इसके एग्जांपल बताएं, लॉ और ऑर्डर, जो किसी भी यानी पुलिस का जो काम होता है लॉ और ऑर्डर मेंटेन करना या कोर्ट,
तो ये लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस का जो है वो किसके आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। ये स्टेट गवर्नमेंट है। अगर यूनियन टेरिटरी के अंदर जैसे कि दिल्ली के अंदर है, अगर वहाँ की गवर्नमेंट है, क्योंकि सिर्फ हमारे इंडिया के अंदर 2 ही यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहाँ पर सीएम बनता है, तो वहाँ पर क्या है, ये जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। वहाँ पर ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होते, क्योंकि वो क्या है, कंप्लीट स्टेट नहीं है, पूर्ण राज्य उनको नहीं कहा जा सकता, वो उनको राज्य का दर्जा नहीं मिला, वो स्टेट नहीं है, अभी यूनियन टेरिटरीज है। तो सिर्फ ये स्टेट के पास पावर होती है। लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, ठीक है, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन यानी सिंचाई है, एंड पब्लिक वर्क्स जनहित के कोई भी कार्य है जैसे वाटर सप्लाई वगैरह वगैरह। तो ये सारे के सारे वर्क किसके अंडर में आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, यानी स्टेट लिस्ट में होने के कारण इनके ऊपर लॉज वगैरह जो बनते हैं स्टेट गवर्नमेंट के बनते हैं। नेक्स्ट है द कॉन्क्रीट लिस्ट, यानी समवर्ती सूची जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो एट प्रेजेंट इसके अंदर 52 आइटम्स या 52 सब्जेक्ट इसके अंदर है। जब स्टार्टिंग में 1950 के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो तब क्या है 47, इसके अंदर कितने थे 47, बड़े कितने 5 के आसपास बड़े हैं। तो ये क्या है, इसमें 5 के आसपास जो बड़े हैं वो सारे के सारे स्टेट लिस्ट से आए हैं। तो ये क्या है, अब 52 आइटम्स है। इन 52 आइटम्स के ऊपर जो लॉज बनाने का राइट दिया गया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को दिया है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, दोनों गवर्नमेंट मिल करके बना सकती है। लेकिन अगर किसी तरह की कंट्रोवर्सी पैदा हो जाए, किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में, तो ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। यानी पावर किसके पास ज़्यादा है इसके अंदर, यानी ये जो 52 सब्जेक्ट्स हैं इसमें भी पावर किसके पास ज़्यादा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा है। ठीक है, ये आपसे बाद में पूछा जाएगा। तो उसमें क्या है 92 आइटम्स यहाँ है, इसके अंदर भी क्या है, कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। इसमें भी इंडिया के अंदर क्या है 52 के ऊपर लास्ट दोनों बनाती है, लेकिन प्रेफरेंस किसको दी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाती है किसी तरह की कंट्रोवर्सी में। यानी हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है। तो इफ टू लॉज आर कॉन्ट्रोडक्टरी द लॉज ऑफ द सेंटर विद प्रीवियर, यानी उसी का माना जाएगा किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का माना। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, मैरिज से रिलेटेड है, डिवोर्स से रिलेटेड है, अडोप्शन रिलेटेड है, यानी कि शादी है, तलाक है, किसी को गोद लेना है, बैंक्रप्टी है, फॉरेस्ट है, और एजुकेशन को मैंने अंडरलाइन इसी के लिए किया है क्योंकि ये टॉपिक पूछा जाता है कि एजुकेशन कौन सी लिस्ट के अंदर शामिल होता है। तो क्यों पूछा जाता है, क्योंकि ये पहले स्टेट गवर्नमेंट के अंदर था। ये किसके अंडर में आता था, पहले स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता था। अब क्या है, एजुकेशन किसके अंडर में आता है, कॉन्क्रीट लिस्ट के अंडर में आता है। यानी यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल करके क्या है, लॉज बनाती है। तो ये पॉइंट्स काफ़ी बार पूछा जाता है कि एजुकेशन कौन सी लिस्ट में या कौन सी सूची में शामिल है। इसके अलावा शिपिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, स्टैंप ड्यूटीज़ है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे कॉन्क्रीट लिस्ट के अंदर आते हैं। आपको मैक्सिमम 2 या 3 एग्जाम्पल्स देने हैं। नेक्स्ट है रेजिडुअरी पावर्स, यानी अवशिष्ट शक्तियाँ जिनको बोलते हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ, इनके अंदर कोई टॉपिक नहीं, कोई आइटम्स नहीं है, कोई सब्जेक्ट्स नहीं रखा गया। हैव गिवन ऑन द सेंटर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और इनके ऊपर जो लॉज बनाने का जो राइट दिया गया है वो भी किसको दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया। अब आपके पास 4 लिस्ट आई हैं। पहली यूनियन लिस्ट है, उसके ऊपर बनाती सेंट्रल गवर्नमेंट है। स्टेट लिस्ट के ऊपर स्टेट को राइट्स है वैसे, लेकिन वो कंट्रोवर्सी पैदा नहीं कर सकता। थर्ड के अंदर कॉन्क्रीट लिस्ट है, उसमें भी पावर किसको ज़्यादा दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और रेजिडुअरी पावर्स किसको दी गई है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया फेडरलिज्म तो है लेकिन यूनिटरी इसी के कारण, आगे फीचर्स में पता चलेगा आपको, क्योंकि वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी गई है। तो ये जुडिशरी पावर्स कौन सी होती है, जुडिशरी पावर का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ लिखा गया कि अवशिष्ट शक्तियाँ यानी जुडिशरी पावर के ऊपर कौन बनाएगा लॉज, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये ऐसी पावर है। क्योंकि ये आपको पता है कि चेंजेज आते हैं, आज से 70 ईयर पहले इंडिया ऐसा नहीं था जैसा आज है। तो कोई भी नया इशू आएगा, कोई भी न्यू इशू आ सकता है किसी के ऊपर लॉज बनाने के लिए जो उस समय नहीं था, तो वो किस में डाला गया जाएगा, रेजिडुअरी पावर्स के अंदर डाला जाएगा। तो इसलिए क्या है, इनके ऊपर राइट बनाने का राइट भी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया। जैसे अभी एग्जांपल पीछे लास्ट 20 ईयर्स के आसपास क्या है, सॉफ्टवेयर है, साइबर क्राइम यानी कंप्यूटर से रिलेटेड। तो आपसे पूछा भी जाता है कि कंप्यूटर कौन सी लिस्ट में है, तो रेजिडुअरी पावर्स में आता है।
क्यों? क्योंकि जब हम 1947 में जब हमें फ्रीडम मिली थी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस समय क्या था, इस तरह का कोई सिस्टम था ही नहीं कि कंप्यूटर के बारे में लोग सोचें, साइबर क्राइम के बारे में सोचें, सॉफ्टवेयर के बारे में सोचें, उससे रिलेटेड। तो इसलिए जो न्यू इश्यूज आते हैं वो किसके अंदर ऐड होते जाएंगे? रेजिडेंसी पावर के अंदर होते हैं। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स इन इंडियन फेडरलिज्म है। ठीक है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी फीचर्स में आता है, इंडियन फेडरलिज्म की भी फीचर्स में आता है, और यूनिटरी के अंदर भी इसको ऐड किया जाता है। इसलिए मैंने इस टॉपिक्स को अलग करवाया पहले। अब जब आप फीचर्स करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, थैंक यू।